तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गया हूँ स्वेलो स्टार नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 29 को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफेंग को ऑफर मिला था, लेकिन लूफेंग ने रिजेक्ट कर दिया। कहा कि मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है नहीं। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है उन सारी 5 फैमिलीज़ को जो कि अभी भी गिव अप नहीं किए होते हैं और अभी भी थोड़ा ना कहीं कन्फ्लिक्ट हुआ ही होता है। लेकिन यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे पाँचों की पाँचों फैमिली डर चुकी होती है। पहले तो वो सीक्रेटली बाहर से एक्सपर्ट को बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होने लगता है सबको एहसास हो जाता है यहाँ पे इंकैन को लूफेंग ने मारा होता है। इसके कारण उसकी इन्फॉर्मेशन भी 5000 कॉस्मिक सैंड जितनी आ चुकी होती है, जो कि फैमिलीज के लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन कार यहाँ पे एक फैमिली आखिरकार दूसरे फैमिलीज को क्यों अपनी इन्फॉर्मेशन को दे, जबकि उन्होंने इतने महंगे प्राइस में इसे बेचा है। हमें सीन चेंज कर हुआंग सिटी के एक डार्क हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक वाइट रॉब फिगर वाला बंदा रेड मास्क को पहने हुए था और वो फिगर झुकते हुए कहता माय लॉर्ड। तो उधर से आवाज़ आती है और कहते हैं जी यहाँ पे तुम हुआंग सिटी में बहुत ही लंबे अरसे से रहे हो, लेकिन फिर भी तुमने आज तक एक भी कंप्लीट टास्क नहीं कर पाया है। तो ब्लड क्लाउड डिवाइन लॉर्ड कहता है कि मेरे लॉर्ड, मैं यहाँ पे कोई भी कमी नहीं छोड़ता हूँ। यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ किया है ताकि मैं हुआंग सिटी के फॉर्मेशन डायग्राम को कंप्लीट कर सकूँ, लेकिन देखा जाए तो उन्हें बार बार सुधार दिया जाता है। देखो यहाँ पे नया सीन क्रिएट होने वाला है, जो कि आपको पता चलेगा आगे आने वाले एपिसोड्स में, जहाँ पे वो कहता है कि मैं उसके फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाया हूँ और अभी उसको समझ पाना नामुमकिन जैसा मुझे लगता है। तो ब्लड फ्लेम उससे कहता है कि मैं बस रिजल्ट चाहता हूँ, मैं तुम्हें 1 सेंचुरी देता हूँ। अगर तुमने उस बैटल फॉर्मेशन डायग्राम को नहीं कंप्लीट किया तो यहाँ पे मैं तुम्हारे 2 मास्टर्स को भी मदद करूँगा। मुझे कम से कम 1 सेंचुरी के अंदर ये होना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए अरेंजमेंट भी कर लूँगा। तो लॉर्ड ब्लड क्लाउड कहते हैं कि ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो उसे ये पता था कि अगर वो फेल होगा तो उसके साथ क्या होने वाला है, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि लॉर्ड ब्लड क्लाउड जो कि लॉर्ड ऑफ केओस था, उसे बहुत सारी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत थी ब्रेक थ्रू करने के लिए। इसी कारण वो इन सारी चीज़ों को कर रहा होता है, और इसके लिए करना भी क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट से ही रिसोर्सेज मिलते हैं। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर अर्थ का सीन दिखाया था। अर्थ मतलब है हुआंग सिटी का ही समझ लो, जहाँ पे हुआंग सिटी में साथ बर्फ ही बर्फ मौजूद होते हैं। लूफेंग अभी भी अपने माउंटेन के टॉप पे बैठा हुआ होता है, जहाँ पे बर्फबारी हो रही होती है। लूफेंग सोचता है कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है वो धीमी होती जा रही है। 27 सेंचुरी पास हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बहुत ही धीमे होती जा रहा हूँ, मेरी लॉ ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्लो होती जा रही है। वो कहता है कि अगर इस हिसाब से हुआ तो मुझे लॉ ऑफ केओस को कॉम्प्रिहेंड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे वो शायद सोच ही रहा होता कि तभी मो यूंग भी वहाँ पे आ चुका होता है। मो यूंग को वो देखता है, जो कि अभी भी बहुत ही डीप डाउट में होता है, जिसे देख कर लूफिंग कहता है कि सिली बच्चे, तुम अभी तक अपने लॉज को कम्प्रीहेंड नहीं कर पाए, क्या ये इतना डिफिकल्ट है। और यहाँ पे मोरोसा भी उसकी तरफ ही देख रहा होता है। जिसके बाद मोरोसा भी उससे यही कहता है। तो वो बंदा कहता है कि लॉ लूसा, मैंने 10 में से 8 बेसिक्स लॉ को कंप्लीट कर लिया है, जो कि मेरे लिए फास्ट है। यहाँ पे इस कंप्रीहेंशन से बहुत ही मैं आगे हूँ। तो वो मोरोसा कहता है कि ये तो बहुत धीमे है मेरे टीचर के हिसाब से, और मेरे हिसाब से क्या तुम इतना ही करना चाहोगे? 10 लॉ को कंप्रीहेंड करना तो बहुत ही आसान है, तुम्हें कम से कम इसको इतनी जल्दी तो सीख ही लेना चाहिए था। तो वो कहता है कि आखिरकार मैं कैसे सीखूँ, मेरे लिए बहुत ही हार्ड है। तो मोरोसा कहता है कि तुम मुझसे पूछ सकते हो, बस तुम्हें यहाँ पे अपने दिल को जानना होगा, अपने नेचर के बारे में सोचना होगा। तो मोहिंग को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है, लेकिन उसी वक्त लूफेंग आ जाता है और मोरोसा को वहाँ पे बुलाता है और कहता है मेरे साथ आओ। जिसके बाद वो सब चले जाते हैं फायर वेलम रेस्टोरेंट में, ताकि वो वहाँ पे जाकर समय को व्यतीत कर सके, क्योंकि यहाँ पे लूफेंग तो बोर हो चुका होता है। तो समझ लो यहाँ पे अभी जो पूरे चैप्टर्स में हैं, तो पूरे चैप्टर्स में सिर्फ फिर से रेस्टोरेंट के बारे में ही बताया जाता है। सुआन जी, सुओ जी, पता नहीं कैसे कैसे कैरेक्टर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। आप सब लोग बात कर रहे होते हैं अपने उन्हीं रेस्टोरेंट के बारे में। तो देखो मैं इसको स्किप करके बताने वाला हूँ। तो लोग बात करने लगते हैं,
कहते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि लू फेंग हमारे साथ है। अब यहाँ पे हमें ब्लैक बच्चर को भी दिखाया जाता है जिसका पूरा का पूरा रेस्टोरेंट होता है, और ब्लैक बच्चर भी एक इटर्नल ट्रू गॉड बन चुका होता है जो कि न्यूली इटर्नल ट्रू गॉड प्रमोट होता है। और तभी वहाँ पे लू फेंग आ जाता है जिसको लेने के लिए वो सब बाहर आ जाते हैं, जिसके जानकर वो लोग बहुत खुश होते हैं कि यहाँ पे लू फेंग आए हुए हैं उनके द्वार पे। लू फेंग भी उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि जब तक मैं यहाँ पे खाना ना खा लूँ मेरा पेट तो भरता ही नहीं है। जिसके बाद लू फेंग वहाँ पे उसी बिल्डिंग में आ जाता है। हमें वहाँ पे सांग टियान और कई सारे इटर्नल ट्रू गॉड्स को भी दिखाया जाता है जो कि लू फेंग के साथ आए होते हैं। मोयू किंग यान और मोरोसा बाहर आके बैठ जाते हैं, जहाँ पे मोरोसा कहता है कि चलो मेरे लिए फूड्स और ड्रिंक्स को प्रिपेयर करो, मैं भी टेस्ट को देखना चाहता हूँ। तो ब्लैक बच्चर कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा करने वाला हूँ। जिसके बाद हमें हॉल मास्टर क्यू को दिखाया जाता है, जहाँ पे हॉल मास्टर सुयुन से उससे पूछता है और कहता है कि आखिरकार ये लू है गॉड क्यों है। देखो यहाँ फिर से रेस्टोरेंट की बातें हो रही है तो इसको मैं स्किप करता हूँ। बकवास यार बकवास, पूरी की पूरी चैप्टर ही बकवास है। अब से इंक्लूडेड वही सीन में हमें लू फेंग, सांग टियान, सांग सियोन को दिखाया जाता है जो कि तीनों इटर्नल ट्रू गॉड्स होते हैं, साथ में बैठकर गप्पे लड़ा रहे होते हैं। लू फेंग उन दोनों को टीज करते हुए चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम दोनों का रिलेशन तो बहुत ही क्लोज है। अब यहाँ ह्यूआंग सिटी में ये दोनों इटर्नल ट्रू गॉड्स थे जो कि लॉर्ड ऑफ ड्रीम फ्लावर पवेलियन में से आए हुए थे। दोनों का नाम सांग टियान और सांग सिवान ही होता है। दोनों अच्छे रिलेशनशिप में भी होते हैं, जहाँ पे उन दोनों में बातें होने लगती हैं और ऐसे ही समझ लो चक्कर चल रहा है। तो इसको मैं फिर से नहीं बताऊंगा। और उनमें और सी बातें होने लगती जो कि उनके पास्ट के बारे में होती, जो कि और सारी चीज़ों के बारे में होती है। अब देखा जाए तो लू फेंग से उनकी ज़्यादा गहरी दोस्ती नहीं थी, सिर्फ एक ही से सांग टियान से होती हैं। अब उनमें ऐसी ही बातें होने लगती हैं और फिर तो ऐसी बातें होती है तो इसको मैं फिर से स्किप कर रहा हूँ। अब सडनली वो सब बात कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पे एक स्मॉल यूनिवर्स डोमेन फायर रेलम रेस्टोरेंट के पास अपीयर हो जाती है, जिसको देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। और अभी के मर्तबा दिखाया जाता है कि वो उसकी तरफ देखते हैं तो वो एक लॉ डोमेन होती है, जिसको देखकर सांग टियान सरप्राइज होते हुए कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली फायर रेलम का रेस्टोरेंट का जो बंदा है, जो मास्टर है, वो इटर्नल ट्रू गॉड में ब्रेक थ्रू कर दिया है। जिसे देखकर लू फेंग कहता है कि वो सिर्फ एक खाने को बनाते हैं इटर्नल ट्रू गॉड बन गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो जो बंदा था जो कि खाना बनाता था, वो खाने बनाते बनाते ही इटर्नल ट्रू गॉड में ब्रेक थ्रू कर दिया था। समझ लो कैसी कैसी बातें हो रही यहाँ पे। और अब फिर हमें दिखाया जाता है बाकी बंदे को, जहाँ पे वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और ब्लैक बच्चा सडनली ब्रेक थ्रू किया होता है, जिसके कारण उसकी पावर और भी बढ़ चुकी होती है, जहाँ पे लू फेंग भी उसको कॉन्ग्रेचुलेसन कहता है। अब सांग टियान, अब वहाँ पे लू फेंग और बाकी सबके लिए खाने आ जाते हैं, जिसको लू फेंग चखता है। और यहाँ पे सांग टियान जब इसको खाता है तो वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि वो डिश बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और वहाँ पे उसे लगा था कि ये नॉर्मल सा रेस्टोरेंट होगा। तो लू फेंग कहता है ये फायर रेलम बेस्ट बहुत ही बेनिफिशियल होता है कल्टीवेशन को लेकर, जिसने मेरे को और भी मदद की है। तो यहाँ पे और भी खाने को लेकर बात होने लगती है, तो इसको फिर से मैं स्किप करता हूँ। अब यहाँ पे मैं बताया जाता है ब्लैक बच्चर ने जो कि अपनी लॉ सोर्स को कॉम्प्रीहेंड किया था, जिसके कारण उसकी जो यूनिवर्स होती है और भी बड़ी होने लगती है। और यहाँ पे ब्लैक बच्चर सोचता है कि यहाँ पे गॉड लुओहे के रहने के कारण मेरी जो डिवाइन पावर ट्रांसफॉर्मेशन है वो और भी अच्छे से सेफ्टी से हो चुकी है और मैं फायर रेस्टोरेंट को सेफ्टी को मिलती है लॉ लुओ के हिसाब से। अब देखो लू फेंग यहाँ पे हमेशा खाने आता था, इसी के हिसाब से इस रेस्टोरेंट की जो फेमस थी वो और भी बढ़ती जा रही होती, सब लोग यहीं पे आके खाना खा रहे होते हैं। और समझ लो तो लू फेंग इन सब का प्रोटेक्टर भी था और इसी के कारण कोई भी इन पे अटैक करने की ज़रूरत नहीं करता है। और ब्लैक बच्चे भी सोचने लगता है फाइनली मैंने इटर्नल ट्रू गॉड्स में ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसके कारण यहाँ पे मुझे भी कोई बुली करने की कोशिश नहीं करेगा। जिसके बाद वो लू फेंग के पास चला जाता है और लू फेंग भी उसको कंग्रेचुलेसन करता है। और यहाँ पे ब्लैक बच्चे भी कहता है ये सब तो आपकी ही कृपा है, अगर आप यहाँ पे प्रोटेक्शन न देते तो मुझे यहाँ पे इस 20th सेंचुरी इपोज में मुझे इतने रिसोर्सेज न मिल पाते कि मैं ब्रेक थ्रू कर पाता। मैं नहीं जानता कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा। तो लू फेंग कहता है कि मैं जब भी आपसे रेस्टोरेंट में आऊँ तो तुम मुझे डिस्काउंट देना। जिसको सुनकर वो बंदा कहता है कि ऐसी बात है, आप जब भी आओ मैं आपको हमेशा फ्री में ट्रीट करूँगा। तो लू फेंग भी कहता है फिर से ठीक है, मैं यहाँ पे पैसे नहीं देने वाला हूँ। अब ये ब्लैक बच्चर के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है क्योंकि उसे लू फेंग की प्रोटेक्शन मिल रही होती है, साथ में कस्टमर भी और भी आ रहे होते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, कुछ पैसों में ही यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल टॉप
5 युवांग सिटी के पावरफुल लोगों का सपोर्ट मिल सके, तो ये उसके लिए अच्छी बात होती है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर उसे स्मॉल बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सांग टियान लू फेंग से सरप्राइज होते हुए पूछता है कि लू है क्या तुम ब्लैक बच्चर को प्रोटेक्ट करने की सोच रहे हो। तो लू फेंग कहता है कि वो मेरा फेवरेट कुकर है इस युवांग सिटी में, तो ऑब्वियसली उसे प्रोटेक्ट करने का मतलब कि मैं अपने फेवरेट फूड को प्रोटेक्ट करना। तो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब लू फेंग कहता है कि हाँ मेरी काइंडनेस हमेशा अच्छे लोगों के लिए ही होती है। जिसके बाद वो उससे कहता है, जिसके बाद सांग टियान कहता है कि अच्छा तो ये बताओ कि आखिरकार तुम बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक्स को पढ़ रहे हो, तो क्या तुम आर्टिफैक्ट क्राफ्टिंग में भी इंटरेस्टेड हो। मैं वेपन्स आर्मर्स यहाँ तक कि मैकेनिकल टाइप टॉयज को भी थोड़ा सा जानता हूँ, जो कि मैं अपने डिस्पर्स को सिखाता हूँ, लेकिन तुम इसमें तो बहुत ही टैलेंटेड हो। तो लू फेंग कहता है नहीं अभी के मर्तबा तो नहीं, लेकिन तुम गाइडेंस देना चाहो तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो सांग टियान कहता है कि कोई भी वक्त मैं यहाँ पे तुम्हें सिखाने के लिए तैयार रहूँगा। अब बताया जाता है कि आर्टिफैक्ट क्राफ्टिंग इनहेरिटेंस में लू फेंग के मास्टर जैसे कि सिटी माउंटेन गेस्ट होते हैं वो बहुत ही पावरफुल थे। आपने देखा कि कैसे उन्होंने स्टार टावर्स तक को क्रिएट कर दिया था, जो कि एक बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट था। अब यहाँ पे वो लोग चले जाते हैं, जिसके बाद लू फेंग मोरोसा मोइंकियान ही वहाँ बचते हैं और वो लोग अभी अच्छे मूड में होते हैं। जिसके बाद हमें ब्लैक बच्चर को दिखाया जाता है, जहाँ पे डिस्पर्स भी उसको कंग्रेचुलेट करने आ रहे। फिर से यहाँ पे बकवास वाली सीन आ गई है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बच्चर के डिस्पर्स जो होते हैं वो अपने मास्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करे, तो ऐसी थोड़ी सी बातें होती हैं। तो इसके साथ हमें सीन चेंज के लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि हुआंग सिटी में आ जाता है। अब वो अपने शानसे सिटी को देख रहा होता है और वो यहाँ पे लंबे अरसे से भी रहने लगा था और यहाँ पे वो देखकर वो खुश होता है। लेकिन उसे यहाँ पे पता था कि इस हुआंग सिटी से भी आगे बहुत बड़ी सिटी है और अभी लू फेंग हुआंग सिटी के सिर्फ बॉर्डर के पास ही होता है। समझ लो तो एक सर्कल की तरह है, जहाँ पे लू फेंग अभी बॉर्डर के पास है और जैसे जैसे वो सेंटर में जाएगा उतने पावरफुल मास्टर्स आते जाएंगे और सेंटर वाले मास्टर कभी भी बॉर्डर्स की तरफ नहीं देखते हैं। जैसे कि बीच में केओस मास्टर डिवाइन किंग्स मौजूद थे, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, चुटकियों में लू फेंग को मारने की ताकत रखते हैं। चुटकियों में तो नहीं, मतलब मारने की ताकत रखते हैं। अभी सिर्फ लू फेंग का सामना तो सिर्फ इटर्नल ट्रू गॉड से हुआ है, केओस मास्टर लेवल से तो हुआ ही नहीं। और लू फेंग कहता है जब मैं इंतजार करूंगा तब तक कि केओस मास्टर बनना बन जाऊं, तब तक मुझे यहाँ पे चिपके रहना ही होगा, क्योंकि अभी वो बहुत कमज़ोर है केओस मास्टर से फाइट करने के लिए। जिसके बाद लू फेंग सोचता है ये टाइम आ चुका है मेरे बॉडी रिफाइनिंग के थर्ड फेज को कंप्लीट करने के लिए, और इसके लिए मुझसे बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। और यहाँ पता चलता है कि लू फेंग को कम से कम 3.6 मिलियन यूनिवर्स सैंड्स की ज़रूरत होगी, ताकि वो अपने आप को थर्ड बॉडी रिफाइनमेंट को कंप्लीट कर सके। और वो सोचने लगता है कि शायद मुझे अपने एक मैकेनिकल टाइप ट्रोजर्स को बेचना पड़ेगा, ताकि वो अपने इन सारे पैसों की कमी को पूरा कर सके। उसके पास 4 मैकेनिकल ट्रोजर्स आ चुके थे। पहला विंग्स ऑफ डेड, जिसको कंट्रोल्स एबिलिटीज आती थी, विंग्स ब्लेड्स, ऐसे ही विंग्स ऑफ डेड, और एक और चीज़ होती है। अब यहाँ पे होता है 10,000 वर्ल्ड स्केप पाउडर, जो कि एक मैकेनिकल ट्रेजर, रिवर ऑफ लाइफ, जो कि 10,000 वर्ल्ड स्केप से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट था, वर्ल्ड सॉल्ट, जिससे कि लू फेंग पे अटैक करके उसे मारने की कोशिश किया था उस यांकिंग असासिन ने। लू फेंग कहता कि अभी के मर्तबा तो मुझे इस सिटी लॉर्ड फैक्शन में जाकर देखना चाहिए कि कौन मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ प्राइस देगा। इस शॉर्ट को बेचने पे जो भी सबसे ज़्यादा मुझे पैसे देंगे उसे मैं बेचने को तैयार हो जाऊँगा। लू फेंग अभी यहाँ पे वर्ल्ड शॉर्ट मैकेनिकल टाइप ट्रेजर्स को बेचने को तैयार होता है। अब देखा जाए तो वर्ल्ड शॉर्ट्स लू फेंग के लिए उतने काम की नहीं होती है, काम की नहीं है, इसलिए ही तो बेच रहा है लू फेंग। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर डार्क फ्लाइंग वेसल्स का सिटी लॉर्ड फैक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे केबिन में 2 लोग होते हैं। जहाँ पे एक वुमेन लाइक बंदी कहती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे मार्कस फुल कंट्रोल करना चाहते हो सिटी पे, इसी कारण तो उन्होंने ब्लड क्लाउड को फोर्सेस को ज्वाइन किया है। तो ब्लडी फिगर कहता है कि हुआंग सिटी जियो जैंग मार्केस के अंदर है और यहाँ पे अभी देखा जाए तो उनको कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वुमेन भी हामी भरती हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो दोनों सिबलिंग्स होते हैं और यहाँ पे हुआंग सिटी पर अटैक करने की बात हो रही होती है और वो लोग इन्हीं सब के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं कैसे वो उन सब पे अटैक कर सके। लेकिन अभी उन सब के पास उतनी बड़ी कंफर्म प्लान नहीं होती कि वो ऐसा कर सके, और वो लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत ही जल्द इन सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। और ऐसे ही हमें सीन चेंज कर एक और अंडरग्राउंड केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ व्हाइट रॉ बंदा बैठा होता है। वो कहता है मैंने सुना है कि 5 गॉड्स ऑफ यूटियन फैमिली ने
यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेम कमा लिया है और मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे लॉर्ड दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को मेरे पास भेजेंगे, जिसमें से वो बंदा कहता है कि यहाँ पे मैं सेकंड ब्रदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और बात रही मेरी तो मैं टॉप 3 में नहीं आता हूँ। और वो वही वुमेन होती है जिसके बारे में भी बात में कर रहा था। ब्लडी फिगर कहता है कि तुम ज़रूर जीवन होंगे और यहाँ पे तुमने अपने मास्क को छिपा कर रखा हुआ है। तो वो कहता है कि हाँ ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि मुझे अपने आइडेंटिटी को छिपाना है। और वो कहता है कि ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग ह्यूआंग सिटी में आ गए और लॉर्ड ने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो वो बंदा कहता है जीवन की हाँ मुझे पता है, मुझे तुम्हें असिस्ट करना है ताकि तुम ह्यूआंग सिटी के फॉर्मेशन डायग्राम को कंप्लीट कर सको और मैं तुम्हारे इसमें मदद करने वाला हूँ। और वो सब एक्सट्रीमली प्राउड हो रहे होते हैं और यहाँ पे समझ लो तो चक्कर चल रहा होता है ताकि वो ह्यूआंग सिटी को अपने कंट्रोल में कर सके। लेकिन ह्यूआंग सिटी पे एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन लगा हुआ था जिसके कारण अगर कोई बाहर से अटैक करेगा तो उन सब अटैक्स को नलीफाई कर देगा। इसलिए वो अभी प्लान बना रहे होते ताकि वो ह्यूआंग सिटी के उन्हीं बैरियर्स उन्हीं फॉर्मेशन को तोड़ सके, उनको सरपास कर सके और इसी के लिए वो लोग बात कर रहे होते हैं। और उनके लिए सबसे पहले उन्हें वहाँ के इटर्नल ट्रू गॉड्स को किडनैप करना होगा क्योंकि उनके पास ही उन सारे फॉर्मेशन को कंट्रोल करने की टेक्निक होती है और इन सब के बारे में वो प्लान बनाने लगते हैं कि आखिर उन्हें कैसे करना चाहिए। और यहाँ पे ऐसे समझ लो लंबी चौड़ी भाषण होती है, लंबी चौड़ी बातें होने लगती है इन्हीं सब के उनके जनरेशन के बारे में, जो कि साइड कैरेक्टर्स की सारी बकवासी बातें और आगे चल के इसकी कोई भी अहमियत नहीं है। तो वो लोग इसे समझ लो कि वो ह्यूआंग सिटी को तबाह करने के बारे में सोच रहे होते हैं कि कैसे उन्हें करना चाहिए, जहाँ पे वो अभी रस नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें धीरे धीरे करना है। उनके पास अभी 1 सेंचुरी का टाइम है जो कि बहुत बड़ा टाइम होता है। और यहाँ पे वो बात करने लगते हैं कि आखिरकार ह्यूआंग सिटी फॉर्मेशन में कितने मास्टर्स की ज़रूरत है। तो वहाँ पे जीवन कहता है कि वहाँ पे 9 अभी बाकी है, जिनमें से एक तो डिफेक्टेड हो चुका है जो कि अभी हमें 8 को पकड़ना है। अब ये सुनकर वो दोनों बंदे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या हमें 8 इटर्नल ट्रू गॉड्स को पकड़ना होगा। तो यहाँ पे जीवन कहता है कि अभी की मर्तबा हमारे पास 7 ट्रू गॉड्स टारगेट से जिन्हें कि हमें पकड़ना होगा। तो ये सुनकर वो हैरान हो जाता है, उन्हें समझ नहीं आता कि पहले तो 9 कह रहा था लेकिन फिर बाद में कहा कि 8 को पकड़ना, लेकिन अभी ये बुढ़ा कह रहा है कि 7 को पकड़ना है। तो वो बंदा कहता है कि उनमें से एक सांगटियान है जो कि मैकेनिकल फ्लो डिस्पर्स और रिफाइनिंग में मास्टर से, और वो ह्यूआंग सिटी का टॉप रिफाइनर में से एक है, लेकिन वो ह्यूआंग सिटी के लॉर्ड लुओहे के बेस्ट फ्रेंड में से एक है। अगर हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हम लोग लॉर्ड लुओहे डिवाइन लॉर्ड्स को भी प्रोवोक कर सकते हैं। तो ये सुनकर वो दोनों बंदे हैरान हो जाते कि आखिरकार ये लॉर्ड लुओहे कौन है। उन सबको तो पता नहीं था क्योंकि वो लोग बाहर के कंट्री के मौजूद थे। तो वो बंदा कहता है कि वो ऐसा बंदा है जिसने कि मू यांग को मारा होता है, वहाँ तक कि उसने उस असासिन को भी मार दिया होता है यांग किंग को। ये देखकर वो भी हैरान हो जाते और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या किसी ने उसे फाइट करते हुए देखा है। तो वो कहते नहीं। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग ये देख लेंगे, लेकिन अभी के मर्तबा उन्हें पकड़ना होता है। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर लूफेंग को दिखाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि लूफेंग अपने थर्ड बॉडी रिफाइनमेंट को कैसे कंप्लीट करता है और आगे लूफेंग का क्या प्लान होगा और आखिरकार ह्यूआंग सिटी का आगे चल के क्या हश्र होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग प्लानिंग बना रहे हैं वहाँ पे अटैक करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।